नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, ये खबर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई है और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं। जो बुलडोजर किसी गरीब का आशियाना उजाड़ेगा, उसके पीछे सत्ता में बैठी सरकार हो या विपक्ष में बैठी पार्टी, सवाल सबसे बराबरी से पूछे जाएंगे। यहां न पक्ष देखा जाएगा न सत्ता, सिर्फ इंसाफ देखा जाएगा। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। बीजेपी शासित ये राज्य है जहां उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर के पुछड़ी इलाके में घरों पर चले बुलडोजर के विरोध में गांव वाले एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को तुरंत बुलडोजर चलाना बंद करना चाहिए और जो लोग जहां सालों से रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उन्हें उस जमीन का असली मालिक बनाया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर 4 जनवरी को रामनगर में एक बड़ी सभा बुलाई गई है और गांव वालों का यह भी कहना है कि 7 दिसंबर को कोर्ट की रोक के बावजूद अधिकारियों ने उनकी जबरन घर तोड़े, इसलिए उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। बैठक में नेताओं ने कहा कि बिना किसी दूसरी जगह का इंतजाम किए लोगों को बेघर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है ये सारी चीजें और अब गांव-गांव में जाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि 4 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो उफान पर है। धामी सरकार जो है अब वो कहीं ना कहीं अब इसके बाद परेशान भी होती हुई नजर आएगी और अगर ग्रामीणों का गुस्सा इसी तरीके से उफान पर रहा तो कहीं ना कहीं ये धामी सरकार की मुश्किलें और बढ़ाएगा। बहरहाल, अब इस खबर में के बारे में आपको मैंने बताया। अब दूसरी खबर सुनिए। शनिवार की सुबह जब बेंगलुरु की सड़कें सो रही थी, तब शहर के एक कोने में सैकड़ों जिंदगियां उजड़ रही थी। तड़के करीब 4 बजे भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण कोगिलू गांव की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में दाखिल हुआ। कुछ ही घंटों में वो सब मिटा दिया गया जिसे लोग दशकों से अपना घर कहते आ रहे थे। बच्चों की किताबें, बर्तन, ठेले, कपड़े, सब कुछ मलबे में बदल गया। ये कोई अचानक बसी झुग्गी नहीं थी, बल्कि वो बस्ती थी जहां लोग 20, 25, 30 सालों से रह रहे थे। और शनिवार की सुबह तड़के जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब 400 परिवारों का संसार जमींदोज किया जा रहा था। दावा है कि ये जमीन अवैध थी, लेकिन सवाल उन कागजों का क्या जिन्हें सरकार ने ही जारी किया था। सवाल उन वोटों का क्या जो इन्हीं झोपड़ियों से निकलकर ईवीएम तक पहुंचे थे। आज हम बात करेंगे उस बुलडोजर न्याय की जिसने 3000 लोगों को एक ही झटके में बेघर कर दिया। क्या यह अतिक्रमण हटाओ अभियान था या मानवीय संवेदनाओं का गला घोटना? और कहा गया कि ये खासकर जो थे मुस्लिम परिवार थे जिनके घरों को हटाया गया। सुबह के 4 बज रहे थे, कड़ाके की ठंड थी, पुलिस का भारी पहरा था और 4 गरजते हुए बुलडोजर बिना किसी पहले सूचना दिए 400 घरों को मलबे में तब्दील कर गए। वहीं पर रहने वाली एक महिला जो ठंड से कांपती हुई नजर आ रही थी, एक तस्वीर के अंदर एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी, पतली शॉल ओढ़े हुए खुले आसमान के नीचे बैठी, बार बार एक ही बात कह रही थी, हम फकीर हैं, हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास आधार है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो अतिक्रमण वाली कार्रवाई होती हैं, जब कभी अगर आप में से किसी ने देखा हो, अपने आसपास देखा हो, तो ये पल बेहद दर्द भरा होता है। देखिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ, कई बार मैंने भी ऐसी रिपोर्टिंग की जहां पर कई ऐसे अतिक्रमणों को हटाया गया या कहा गया सरकार की तरफ से कि ये मकान जो थे अवैध थे। लेकिन कई बार जब आप इन रोते बिलखते लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हमें ना नोटिस दिया गया, ना हमें बताया गया, और यहाँ तक कि हम तो यहाँ पर 20-20, 30-30 और कई बार तो लोग कहते हैं हम 50-50, 60-60 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड बना हुआ है, वो सारे सरकारी दस्तावेज है जो हमें यहाँ का एक नागरिक बनाते हैं और साथ ही साथ में हम वोट भी देते हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेता हमारे घर पे आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और हम बाकायदा वोट देने के लिए भी जाते हैं। लेकिन अब हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्यों अचानक से हमारे घरों को ये बोला जा रहा है कि ये अतिक्रमण है, आपने गलत जगह पर घर बनाया हुआ है?
कई बार ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जो आपको अंदर तक रुला देते हैं कि आखिर में ये 50-50, 60-60 सालों से रह रहे ये लोग, जिनके घर और काफी अच्छे अच्छे मकान, और कई कई ऐसे बड़े बड़े मकान होते हैं जिन्हें कह दिया जाता है कि ये अचानक से सरकार को याद आता है कि ये तो अवैध है और उन्हें हटवा दिया जाता है। और जब आप वहां पर उन लोगों को देखते हैं रोते बिलखते, तो वाकई में ये अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर में अचानक से सरकार बिना नोटिस दिए, और कई बार तो ऐसा होता है कि बुलडोजर इस तरीके से चला दिया जाता है कि लोगों को अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिलता। और कई लोग जिनके पति बाहर गए होते हैं, कई बार महिलाएं घर पर होती हैं और उन्हें वक्त तक नहीं मिलता है कि वो अपने सामान को उठाकर बाहर रख दें। मतलब ऐसी कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं। तो अब आप ये सोचिए, ये बेंगलुरु की जो घटना है, उत्तराखंड की जो घटना मैंने आपको बताई कि किस तरीके से अचानक से आकर ये बुलडोजर कईयों की जिंदगी को तबाह कर देता है और उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर देता है। सोचिए, जिस घर में आप 30, 40, 50 सालों से रह रहे हैं, जहां आपकी शादी हुई, जहां बच्चे हुए, उसे खाली करने के लिए आपको 10 मिनट भी ना मिले, सामान तक ना निकाल पाए आप। और वहां पर जो लोग थे बेंगलुरु के अंदर, जिस जगह पर ये घटना हुई, वो लोग कहते हैं कि उन्हें भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर जरा सा भी इशारा मिलता तो कम से कम अपने जरूरी सामान तो निकाल लेते। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी, किसी को एक बर्तन तक निकालने नहीं दिया गया। ठेले जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, बुलडोजर के नीचे कुचल दिए गए। ये वही लोग हैं जो भीख मांगकर या छोटे मोटे काम करके अपने पेट पालते थे। इनके लिए घर सिर्फ दीवार नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सहारा थी। कुछ ही दूरी पर एक पिता अपने बच्चों के साथ खड़ा था और उस जगह को देख रहा था जहां कभी उसका मोहल्ला था। उसने कहा कि अब वो सड़क पर आ गया है और उसका कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। वो लोग जो वोट के समय पर आया करते हैं, कोई जनप्रतिनिधि उस समय पर नहीं दिखाई दिया, ना कोई आश्वासन मिला, सिर्फ मीडिया पहुंची। लोगों का सवाल सीधा है कि अगर हम गलत थे तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? अगर हम अतिक्रमणकारी थे तो इतने सालों तक वोट कैसे डाले हमने? हमें राशन कैसे मिला? बच्चे स्कूल कैसे गए? उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिसमें हमारे घरों का पता जो है, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिसे आज सरकार अवैध बता रही है, उसे हटा रही, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम वो तमाम चीजें करते। तो अचानक से अब सरकार को क्या हुआ? एक और अन्य निवासी आमिर कहता है कि वो 28 साल से यहीं रह रहा है, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं उसकी शादी हुई। उसके पास आधार था, राशन कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन सब कुछ एक झटके में सब खत्म हो गया और वो बुलडोजर आया और उसके घर को जमींदोज कर दिया। देखिए, प्रशासन कहता है कि ये जमीन सरकारी है और अवैध अतिक्रमण था। कहा गया कि लोग बाहर से आए हैं और दुर्वेश समुदाय से जुड़े हैं, लेकिन निवासी इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वो 3 दशकों से यहीं रह रहे थे, उनके दस्तावेज वैध हैं, उनके बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। सवाल ये नहीं है कि जमीन किसकी थी, सवाल ये है कि क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि वो बिना नोटिस, बिना पुनर्वास, बिना मुआवजा तड़के 4 बजे 3000 लोगों को बेघर कर दे। इस पूरे अभियान में करीब 400 घर गिराए गए, 3000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेघर हो गए। शाम होते होते लोग अपने टूटे घरों के मलबे पर बैठे थे, हाथों में वही दस्तावेज पकड़े हुए जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन कागज उनकी छत नहीं बन सके। ना सरकार की तरफ से राहत आई, ना अस्थायी आश्रय दिया गया, ना खाने पीने की व्यवस्था थी। ये मामला सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है, ये उस सवाल का प्रतीक है जो आज देश के कई शहरों में खड़ा हो रहा है। क्या गरीब का घर सिर्फ तब तक वैध है जब तक उसे वोट की जरूरत है? क्या शहरी विकास का मतलब सिर्फ बुलडोजर है? क्या कानून का पालन सिर्फ कमजोरों पर लागू होता है? कल ही मैंने आपको एक और घटना बताई थी कि किस तरीके से बुलडोजर राज, जिसे लेकर अक्सर बीजेपी जो है अपने जिन राज्यों के अंदर उसकी सरकारें हैं, बुलडोजर राज को कहती है कि बुलडोजर से इंसाफ होगा। और कल मैंने आपको एक खबर बताई कि किस तरीके से एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता जो कह रहा था कि मैं महामंत्री था, सब कुछ था, बीजेपी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था और एक अच्छा कार्यकर्ता था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ना कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कुछ बताया गया और अचानक से इस बुलडोजर को मेरे घर पर चला दिया गया, एक झटके में मेरा आशियाना छीन लिया गया। ये बात वही बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा था, शायद जो एक वक्त पर इसी बुलडोजर की वाहवाही करता होगा, इसी बुलडोजर के फायदे लोगों को गिनवाता होगा, क्योंकि उसी पार्टी के बड़े बड़े नेता हम देखते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर राज को सुशासन व्यवस्था का एक प्रतीक बताते हैं, बुलडोजर राज को इंसाफ का प्रतीक बताते हैं कि किस तरीके से अपराधियों के लिए एक ही चीज है, एक ही इंसाफ है, बुलडोजर इंसाफ। बहरहाल ये
कल जो है मैंने आपको कल की घटना बताई और आज फिर एक और बार उत्तराखंड के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहां पर धामी सरकार के खिलाफ कई ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो उफान पर है। बेंगलुरु की घटना मैंने आपको बताई और बेंगलुरु के अंदर जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अतिक्रमण हटाना था तो कानून में नोटिस, सुनवाई और पुनर्वास का प्रावधान क्यों है? अगर ये लोग अवैध थे तो इन्हें वैकल्पिक जमीन या अस्थायी शेल्टर क्यों नहीं दिए गए? और अगर प्रशासन को सच में कानून की परवाह है तो कार्रवाई तड़के क्यों की गई जब लोग सबसे ज्यादा असहाय होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ड्यू प्रोसेस का है, यानी पूरी उचित प्रक्रिया का है। अगर कोई अतिक्रमण है तो क्या बिना नोटिस दिए कड़ाके की ठंड में तड़के 4 बजे कार्रवाई करना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि आवास का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। उसके बावजूद हमने देखा कि कल क्या कुछ हुआ और इस विध्वंस से सिर्फ दीवारें नहीं गिरी बल्कि उन बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग गया। ये बच्चे स्थानीय सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ते थे और अब जब सिर पर छत नहीं रही तो उनकी शिक्षा का क्या होगा? और वो समुदाय जिसे हम समाज के हाशिए पर देखते हैं, दुर्वेश समुदाय जो भीख मांगकर छोटे मोटे काम करतब दिखाकर अपना पेट पालते थे, इनके लिए घर सिर्फ एक छत नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का आखिरी किला था। प्रशासन ने इनके ठेले भी कुचल दिए जो इनकी आजीविका का यानी इनकी कमाई का साधन थे, वो सब हटा दिए गए। क्या कागज सिर्फ वोट देने के लिए थे? जब चुनाव आते हैं तो ये 125 घर वोट बैंक बन जाते हैं, लेकिन जब हक देने की बारी आती है तो इन्हें बता दिया जाता है कि अतिक्रमणकारी हैं, इन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। बहरहाल आप लोग अब इन खबरों पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।